काली बहू की अंग्रेजन बनी सौतन। केशव ने अपनी मां सरोज के कहने पर पायल से शादी की थी, जो कि वो जबरदस्ती निभा रहा था। उसे पायल बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वो काली थी, इसलिए केशव पायल से कुछ ज्यादा बात नहीं करता था। केशव का छुट्टी का दिन था तो पायल उसके लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े का नाश्ता बनाकर देते हुए कहती है, अजी सुनिए, मैंने आपके लिए खास प्याज के और पनीर के पकौड़े बनाए हैं, जरा खा लीजिए। पायल की आवाज सुनकर वो उसके हाथ से प्लेट लेकर जमीन पर फेंक देता है। मेरी एक बात तुझे समझ नहीं आती क्या? मैंने कहा है मुझसे दूर रह कर, मुझे नहीं खाना ये पकौड़े वकौड़े। केशव जी, ये आपने क्या किया? आखिर आप मुझसे इतना क्यों झगड़ते हैं? क्यों मुझे अपनाते नहीं? चाहे तुम मुझसे एक बार पूछ ले या 100 बार, मैं एक ही जवाब दूंगा तुझे, क्योंकि तू काली लड़की है। तेरे साथ होने से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मेरी जग हंसाई होती है जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये सुनकर पायल रोते हुए रसोई में जाकर काम करने लगती है। उसे ऐसे देखकर सरोज कहती है, क्या बात है बहू, तू रो क्यों रही है? केशव ने तुझे फिर से कुछ कहा क्या? कोई बात नहीं माँ जी, कभी तो उनका गुस्सा ठंडा होगा और मुझे वो अपनाएंगे। आखिर काली सूरत वाली हर लड़की के साथ ऐसा क्यों होता है कि उसका पति उसे बिना सोचे समझे दुत्कार देता है? उसकी बाहरी खूबसूरती की जगह उसके दिल की खूबसूरती को क्यों नहीं समझता? बहू तू हिम्मत रख, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कभी ना कभी तो उसे तेरी ये खूबसूरती दिखाई देगी। जी माँ जी। सास की बात सुनकर पायल घर के कामों में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर केशव पायल के साथ हमेशा बेरुखी के साथ ही पेश आता है, लेकिन जब उसे कोई मदद चाहिए होती थी तो बेझिझक उससे कह दिया करता था। ऐसी सुबह के समय वो उससे कहता है, ओहो, ये टाई क्यों नहीं बन रही है आज? लगता है मैं भूल गया हूं, उस काली कलूटी को बुलाना ही पड़ेगा। पायल, जरा 1 मिनट मेरे पास आना। पायल, जल्दी आओ, मुझे लेट हो रहा है। आई जी, लगता है इन्हें फिर से मेरी जरूरत है। शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ जी ने बिल्कुल सही कहा था, मुझे थोड़ा समय देना चाहिए। ये कहकर पायल केशव के पास जाकर उसके टाई बांध देती है, जिसे बांधकर वो मन ही मन खुश होती है। तैयार होकर केशव अपनी अंग्रेजन सौतन से मिलने चला जाता है, जो कि उसे एक महंगी घड़ी गिफ्ट करती है। ये देखकर केशव कहता है, नोरा, इतनी महंगी और सुंदर घड़ी तुम मेरे लिए लाई हो? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आई कांट बिलीव। यस बेबी, दिस इज फॉर यू। तुम भी तो मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें लाते हो। ये अंगूठी बहुत अच्छी है जो तुमने मुझे कल दी थी। अरे ये तो सब कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हें इससे अच्छी चीजें लाकर दे सकता हूँ। अरे वाह, इस अंग्रेजन गर्लफ्रेंड को मैंने कितना बेवकूफ बनाया है। 50 रुपए की अंगूठी देकर इसका दिल जीत लिया और आज ये मेरे लाखों रुपए की घड़ी ले आई। रियली शी इज सो डम। तभी नोरा चुटकी बजाकर उससे कहती है, अरे केशव, तुम कहाँ सोच में पड़ गए? लेट्स गो फॉर द लंच। या श्योर बेबी। ये कहने के बाद केशव उसे रेस्टोरेंट ले जाता है, जहां वो दोनों एक साथ लंच करते हैं और नोरा उसका हाथ पकड़कर कहती है, केशव, तुम मुझसे शादी कब करोगे? आई कांट लिव विदाउट यू, जस्ट मैरी मी। यस बेबी, आई एम ऑल्सो कांट बिलीव विदाउट यू। हम कल ही शादी करेंगे और खूब मजे करेंगे। ये सही है, अंग्रेजन सस्ते में पड़ गई और अब मेरी बीवी बन जाएगी। फिर मैं उस काली कलूटन को खून के आंसू रुला दूंगा और माँ को तो मैं अपनी पसंद दिखाऊंगा। अरे केशव, तुम बार बार क्यों ख्यालों में खो जाते हो? हाँ, नथिंग बेबी, नथिंग। इसके बाद केशव और नोरा साथ में घूमने जाते हैं। फिर केशव उससे शादी की शॉपिंग करवाता है, उसे लहंगा, ज्वेलरी और गहने दिलाता है, जिसे देखकर वो कहती है, ओह माय गॉड, इंडियन ज्वेलरीज कितनी अच्छी होती हैं। आई कांट वेट जब मैं ये सब पहनकर तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। अरे देखना, तुम बहुत खूबसूरत लगोगी, मेरी उस काली अमावस की रात से भी ज्यादा। आई मीन माई डस्की स्किन वाइफ। ओह या, उससे तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तभी वो दोनों अपनी सारी शॉपिंग कर लेते हैं। अगले दिन केशव नोरा को दुल्हन के जोड़े में अपने घर ले आता है। केशव को अपनी सौतन के साथ देखकर पायल के होश उड़ जाते हैं और सास अपना सिर पीट कर कहती है, हे भगवान केशव बेटा, ये तूने क्या किया? शादीशुदा होने के बावजूद भी तूने फिर से शादी की और तू बहू की अंग्रेजी सौतन लाया है। शर्म नहीं आती तुझे?
नहीं माँ, जब आपको एक काली लड़की से मेरी शादी करवाने पर शर्म नहीं आई तो मुझे अंग्रेजन से शादी करने में क्यों आएगी? ओहो माँ जी, अपनी गोरी बहू की तारीफ कीजिए, गृह प्रवेश कीजिए। वैसे भी आपकी पसंद से तो मैं ज्यादा ही खूबसूरत हूँ और इसके सामने तो काला कौवा भी फेल है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में ऐसा बोलने की? केशव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे लिए एक अंग्रेजन सौतन ले आएंगे। बहुत बुरा किया आपने। मुझे लगा हमारी जिंदगी में सब ठीक हो रहा है, लेकिन नहीं, आप तो किसी तीसरी को हम दोनों के बीच ले आए। तुम्हारे और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से नोरा को अफसोस करना पड़े, समझी तुम? चलो नोरा, तुम थक गई होगी अब। ये कहकर केशव नोरा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आता है। अगले दिन अंग्रेजन बहू लाल साड़ी पहनकर बड़ी मुश्किल से चलकर रसोई में जाती है और खाना पकाने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी बार लड़खड़ाती है, उतनी बार रसोई के बर्तन गिरा देती है। साथ ही खाना बनाना भी उसे नहीं आता, जिससे वो रसोई को खराब कर देती है। ये सब देखकर सरोज उससे कहती है, हे राम जी, किस किस ने संभालूं? एक तो अंग्रेजन ऊपर से खाना पीना बनाना नहीं आता और आ गई बंदर की तरह खाना बना रहे रसोई में। अरे जब तुझे कुछ काम करना नहीं आता तो अपने आप को मिस इंडिया समझकर रसोई में आना जरूरी है? जरा रसोई की हालत देख, तुझे तो ये सब साफ करना भी नहीं आता होगा। साफ करने के लिए आपकी खाली बहू है ना, मैं क्यों करूं? और वैसे भी एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। अरे ओ अंग्रेजन कबूतरी, अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दे, क्योंकि मैं इस घर की नौकरानी नहीं, बहू रानी हूँ, जो कि तू नहीं है। अपना फैलाया रायता कद समेट। वाह मेरी बहू, शाबाश, ऐसे ही जवाब देना अपनी अंग्रेजन सौतन को। ये कहकर सास बहू चली जाती है और गुस्से में नोरा अपना पैर पटक कर कहती है, हाउ डेयर, हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा जवाब देने की, काली खलूटन कहीं की। तभी वो सब नोरा को साफ करना पड़ता है। उसे ये सब साफ करता देख केशव देख लेता है और उसकी मदद करवाता है। वक्त गुजरता है, अक्सर पायल और सौतन के बीच अनबन होती रहती है, जिससे दोनों की बिल्कुल नहीं पड़ती और नोरा के बनाए खाने से केशव की तबीयत खराब होने लगती है। तो केशव उसे बहुत डांटता है। सच में नोरा, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती ना? मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मेरे लिए खाना बनाना तक नहीं सीखा। अब नहीं आता तो नहीं आता। यूएस में तो खाना नहीं बनाती थी, नौकर बनाते थे, और ये सब तुम जानते हो। मेरी ही गलती है जो मैंने तुमसे शादी कर ली। ऐसा कभी पायल ने मेरे साथ नहीं किया। ये सब कहकर वो लड़खड़ाते हुए अपना पेट पकड़कर केशव बाहर आता है, तो उसे तकलीफ में देखकर सरोज और पायल को बहुत बुरा लगता है। देखिए माँ जी, उनकी तबीयत कितनी खराब हो गई है। वो सौतन मेरे पति के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, उन्हें अपना तो समझती ही नहीं है। मैं केशव जी के लिए खिचड़ी बना देती हूँ, उन्हें आराम आ जाएगा। हाँ बहू। ऐसा कहकर पायल केशव के लिए खिचड़ी बनाकर उसे देती है, जिसे खाकर केशव को अच्छा लगता है और वो कहता है, पायल, तुम्हें अभी भी मेरी चिंता है और मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। उस अंग्रेजन को मैं तुम्हारी सौतन बनाकर ले आया। तुम्हारी अंदर की खूबसूरती उसके बाहरी सूरत से बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं उसे एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगा, निकाल दूंगा उसे घर से बाहर। ये कहकर केशव नोरा का हाथ पकड़कर उसे जब घर से बाहर निकालता है तो नोरा उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। केशव, केशव, प्लीज डोंट डू दैट। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे इस घर से मत निकालो। मेरा यहाँ कोई अपना नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। केशव, आप ये क्या कर रही हैं? पहले उसे आपने प्यार किया और अब बेघर कर रहे हैं। उस बेचारी का कोई नहीं है। ये हमारे साथ यहीं रहेगी। आपको, हम दोनों को हमारा दर्जा देना होगा। क्या तुम्हें ये स्वीकार है? हाँ पायल, तुमने मेरे लिए ये किया, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हें दीदी बोलूंगी। इस तरह दोनों सौतन एक साथ केशव के प्यार में खुशी खुशी रहने लगती हैं और केशव दोनों को बराबर प्यार करता है। सरला एक विधवा औरत थी और खेती बाड़ी करके वो अपनी दोनों बेटियों का खर्चा चला रही थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि कुछ समय से वो खेती बाड़ी भी सही से नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते वो अपने गांव के मुखिया के पास जाती है। देखिए मुखिया जी, दरअसल बात यह है कि मेरी दोनों बेटियां स्कूल जाती हैं और मैं उनकी फीस नहीं भर पा रही हूँ। उन्हें पढ़ाना मेरा सबसे पहला मकसद है। अगर मैं खेती बाड़ी नहीं करूंगी तो उनकी पढ़ाई के लिए पैसा कैसे आएगा? मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए। देखो सरला बहन, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन पूरे 10% के हिसाब से दूंगा। अगर तुम मंजूर हो तो ले जा सकती हो। क्या कहा?
10% के हिसाब से पैसा दोगे? अरे क्यों मुझ जैसे गरीब पर इतना अत्याचार कर रहे हो मुखिया जी? ज्यादा से ज्यादा 5% पर दे देते। नहीं नहीं, मैं हर किसी को 10 का ही देता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाओ, वरना मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, जा सकती हो। बेचारी सरला बहुत ज्यादा मजबूर होती है और उसे अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई दिखती है, जिसके चलते वो 10% के हिसाब से भी पैसा ले लेती है और पैसे लेने के बाद वो कुछ पैसा अपनी दोनों बेटियों के स्कूल में भर देती है, तो कुछ पैसा वो खेती बाड़ी में लगा देती है। अगर ये बैंगन की खेती सही से नहीं हुई तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी और मैं अपनी बेटियों की आगे की पढ़ाई भी सही से नहीं करवा पाऊंगी। माँ कहाँ हो आप? जल्दी से यहाँ पर आओ। निधि के कहने पर सरला निधि के पास आती है। माँ, हमें एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ माँ, अगर हमने प्रोजेक्ट नहीं किया तो हमें फेल कर देंगे हमारे टीचर जी। सरला के पास बचे कुचे जो भी पैसे होते हैं वो भी वो अपनी बेटियों को दे देती है। ये लो निधि, जाओ तुम अपनी पढ़ाई में कोई कमी मत छोड़ना, अच्छे से पढ़ो बेटा। निधि अपनी बहन नंदिनी को लेकर सामान लेने चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें एक ही प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करती हैं और स्कूल में सबमिट करवाने ले आती हैं। लेकिन स्कूल के टीचर उनका प्रोजेक्ट देखकर उनसे कहते हैं, ये क्या बनाया है तुमने? तुम्हें कहा था ना प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, तभी तुम्हें आगे के लिए मार्क्स मिल पाएंगे, लेकिन तुमने तो ये प्रोजेक्ट पूरे ही खराब कर दिया है। इसमें तुम्हें पूरे 0 मार्क्स मिलेंगे। टीचर जी, आप हमारी कंडीशन समझिए। आप जानते हैं हमारी माँ कितनी गरीब है। जितने उनके पास पैसे थे हमने उतने में ही प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की। अगर तुम गरीब हो तो इसमें मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। जाओ और चली जाओ यहाँ से, मुझसे मार्क्स जोड़ने की उम्मीद भी मत करना। निधि और नंदिनी क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों रोने लगती हैं। रोते हुए जब वो अपने घर वापस लौटती हैं तो उसी समय बेचारी सरला खेती बाड़ी करके घर लौटती है। क्या हुआ मेरी प्यारी बच्चियों, तुम रो क्यों रही हो? ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। आप सही से जब कमा नहीं सकती तो हमें इतने बड़े स्कूल में डाला ही क्यों था? हाँ माँ, आज हमारे टीचर ने हमारा प्रोजेक्ट भी सबके सामने फेल कर दिया। अब हमारे आगे बढ़ने की कोई चांस नहीं। वो हमें कम पैसों में प्रोजेक्ट बनाने की वजह से फेल भी कर सकते हैं। ऐसा कहकर निधि और नंदिनी वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद बेचारी सरला को बहुत दुख होता है और वो अपने मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जब से आनंद जी हमें छोड़कर गए हैं सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। मैं अपनी दोनों बेटियों की परवरिश भी सही से नहीं कर पा रही हूँ। सरला सूखी रोटी के साथ सूखे प्याज खाकर वापस खेती बाड़ी करने चली जाती है। जैसे वो अपने खेतों में पहुंचती है, वहां उसके बैंगन उग चुके थे, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। ये क्या? मैं तो अभी सिर्फ बीज डाल कर गई थी, फिर बीज डालते ही बैंगन कैसे उगाए? अभी तो इन्हें पूरा 1 माह लगने वाला था, लेकिन देखो तो सही। सरला बैंगन तोड़कर देखती है, वो पूरी तरह पक चुके थे, जिसके बाद सरला बैंगन तोड़कर उन्हें अपने साथ घर ले आती है। मेरी प्यारी बेटियों, जरा यहाँ पर आओ। कहीं मैं ही सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये देखो, आज ही मैंने अपने खेतों में बीज बोए थे, लेकिन अचानक से बीज होते ही उनमें से बैंगन कैसे उगाए? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। ये तो किसी जादू से कम नहीं है। हाँ माँ, आखिर ऐसा हमारे खेतों में है क्या? चलो एक बार जाकर देखते हैं। सरला अपनी दोनों बेटियों के साथ वापस अपने खेतों में लौट कर आती है, जहाँ वो खेतों के बीचों बीच खड़ी होकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? मुझे इस चमत्कार के बारे में जानना है। एक दिन में खेती कैसे हो सकती है? खेती के अंदर जो भी जादुई चीज है वो मेरे सामने प्रकट हो। सरला के इतना कहते ही खेती के अंदर से एक देवी माँ निकलकर प्रकट होती हैं और सरला से कहती हैं, ये जादू मेरी वजह से हुआ है। ये खेत कोई मामूली खेत नहीं बल्कि जादुई खेत है। इस पर तुम जो भी उगाओगी वो भी जादुई बन जाएगा। जैसे कि अब ये बैंगन कोई मामूली बैंगन नहीं बल्कि जादुई बैंगन है। तुमने यहाँ आकर बहुत प्यार और प्रेम और लगन और मेहनत के साथ खेती की है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने तुम्हें ये फल दिया है। देवी माँ, आपने मुझ जैसी गरीब पर इतना रहम किया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सरला के इतना कहने के बाद सरला और उसकी दोनों बेटियां खेती के अंदर के सारे बैंगनों को तोड़ लेती हैं, जिसके बाद वो घर ले आती हैं और अगले दिन बाजार में जाकर वो तीनों उन बैंगनों को बेच देती हैं, जिसके चलते उन्हें अच्छी खासी कीमत भी मिलती है। ये तो बहुत सारे पैसे हैं,
मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि एक दिन में हम इतने सारे पैसे भी कमा पाएंगे। हाँ माँ, निधि बिल्कुल सही कहती है। और माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। आज हमने जो भी आपसे कहा उसके लिए हम दोनों बहनें क्षमा मांगते हैं। हमें आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरी बेटियों, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो होता ही रहता है, माँ बेटियों की नोक-झोंक चलती रहती है। मेरी बात सुनो, तुम्हें बहुत पढ़ना है और अच्छे मुकाम पर पहुँचना है, इसलिए तुम दोनों बहनें पढ़ाई करो और मैं काम करूँगी। नहीं माँ, हम दोनों बहनें पढ़ाई के साथ साथ आपकी मदद भी करवाएंगे। आप अकेले हमारे लिए इतनी मेहनत नहीं करोगी। सरला की अब दोनों बेटियां बहुत समझदार हो चुकी थी। वो उसके साथ काम भी करवाती हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करती हैं। सरला अपनी दोनों बेटियों के साथ जादुई बैंगन की खेती से जादुई बैंगन तोड़ती हैं। उस जादुई बैंगन की खेती की एक खासियत ये भी थी कि चाहे जितने भी बैंगन तोड़ लो, अगले दिन उतने ही बैंगन अपने आप उगाते हैं। चलो अब इन्हें बेच देते हैं। सरला अपनी दोनों बेटियों के साथ सारे बैंगन बाजार में बेच देती है। देखते ही देखते वो अपने ऊपर से मुखिया का 10% का पैसा भी बहुत जल्दी उतार लेती है। धीरे धीरे उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। निधि और नंदिनी दोनों ही इस बार अपना सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर स्कूल में अपनी टीचर को देने जाते हैं, जिसे देखकर टीचर की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, इतना अच्छा प्रोजेक्ट मैंने पूरी जिंदगी में किसी भी बच्चे का नहीं देखा जितना तुमने अच्छा बनाया है। टीचर जी, ये तो आपकी ही वजह से हुआ है, क्योंकि आप जैसे टीचर हम जैसे गरीब लोगों को बहुत जलील करते हैं, और हम जब जलील होते हैं तो कुछ ना कुछ जिंदगी में नया करते हैं। हाँ टीचर साहब, अगर फिर कभी किसी से कोई प्रोजेक्ट बनवाओगे तो उसकी मेहनत और लगन देखना, ना कि ये देखना कि उसने कितना पैसा लगाया और कितने पैसे में उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म किया, क्योंकि पैसों का मूल्य नहीं होता, मूल्य तो इंसान की मेहनत का होता है। नंदिनी और निधि की बातों से स्कूल के टीचर को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन के बाद से वो भी स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करना बंद कर देता है, जिसके बाद नंदिनी और निधि अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी खासी नौकरियां शुरू कर देती है। वहीं सरला जादुई बैंगन की मदद से बहुत सारे गरीब लोगों की भी मदद करती है और अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। निकिता बाहर से शॉपिंग करके अपने घर पर लौटती है और सारे शॉपिंग के बैग टेबल पर रख देती है और खुद सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद वो अपनी देवरानी को बुलाती है। अरे श्रेया, कहाँ पर हो? जल्दी से यहाँ पर आओ। देखो, मुझे बहुत जोर से गर्मी लग रही है, ऊपर से मैं बहुत थक गई हूँ। जल्दी से मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। निकिता की आवाज सुनते ही श्रेया एक गिलास पानी अपनी जेठानी निकिता को लेकर आती है, जिसके बाद निकिता पानी पीते पीते फिर से श्रेया के ऊपर हुक्म चलाने लगती है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? मैं अभी अभी गर्मी से आई हूँ। अरे, इस एसी को मैं तुम लोगों की सुख सुविधाओं के लिए नहीं लेकर आई हूँ, इसे जल्दी से चलाओ। अभी चलाती हूँ जेठानी जी। ऐसा कहकर श्रेया एसी ऑन कर देती है, जिसके बाद निकिता आराम से एसी की हवा खाने लगती है। तभी वहाँ पर उनकी सास अमृता आती है और श्रेया से कहती है, अरे श्रेया, यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ जल्दी से मेरी प्यारी बहू के लिए अच्छी सी चाय बना कर लेकर आओ। बेचारी थक गई है। क्या तुम्हें जरा भी अपनी जेठानी की परवाह नहीं है? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मुझे आपकी भी परवाह है और जेठानी जी की भी परवाह है। मैं अभी आप दोनों के लिए चाय बना कर ले आती हूँ। ऐसा कहकर श्रेया रसोई में चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी जेठानी और अपनी सास के लिए चाय बनाने लगती है। चाय बनाते बनाते वो अपने आप से कहती है, पता नहीं क्यों मेरी सास मुझ में और मेरी जेठानी में इतना भेदभाव करती हैं। अरे, मैं गरीब घर से हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाए। इन्होंने तो मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। वो खुद से ऐसा कह ही रही थी कि तभी निकिता की आवाज आ जाती है। अरे श्रेया, कहाँ हो? अभी तक तुम्हारी चाय नहीं बनी। अरे, चाय बना रही हो या फिर चाय के अंदर हड्डियां गला रही हो? बस अभी लेकर आती हूँ जेठानी जी। श्रेया अपनी सास और जेठानी दोनों के लिए चाय डालकर उन्हें दे देती है, जिसके बाद वो घर के बाकी कामों में लग जाती है। ऐसे ही अमृता अपनी बड़ी बहू को बहुत चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर थी। तो वहीं दूसरी तरफ बेचारी श्रेया गरीब थी, जिसके चक्कर में अमृता हमेशा उसके साथ भेदभाव किया करती थी। एक दिन श्रेया के सिर में दर्द हो रहा होता है और वो सोफे पर बैठी होती है। एक तो मेरे सर का दर्द बंद ही नहीं होने को कह रहा है। पता नहीं सर में क्या हो गया है। दवाई भी खा ली तब भी आराम नहीं है। तभी वहाँ निकिता आती है। देखो तो सही महारानी को, सोफे पर बैठी है। तुम्हें घर की हालत दिखाई नहीं दे रही है? जल्दी से सारे काम निपटा लो, मेरी सहेलियां आने वाली हैं।
अरे जब देखो तुम मुझ पर हुक्म चलाती रहती हो, क्या तुम्हें इसके अलावा और कोई काम नहीं है? देखो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझ पर इतना भी रौब मत झाड़ो। अरे तुम अमीर हो तो अपने लिए हो, मेरे लिए नहीं। क्या कहा कमीनी? तेरी इतनी जुबान चलने लगी है, तुझे तो आज सबक सिखाना ही होगा। ऐसा कहते ही निकिता बेचारी श्रेया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है, जिसके बाद बेचारी श्रेया रोने लगती है। तभी वहाँ अमृता आ जाती है। बहुत अच्छा किया बहू, कई समय से इसकी जुबान कैंची की तरह चल रही है, आज इसे एक थप्पड़ में ही अच्छा सबक मिल गया होगा। दोनों सास बहू वहाँ से चली जाती हैं। बेचारी श्रेया रोते हुए अपने कमरे में जाती है। कुछ ही देर में निकिता की सभी सहेलियां आ जाती हैं, जिसके बाद वो अपनी सभी सहेलियों को खाने की टेबल पर बिठा देती है और श्रेया के कमरे में आती है। मेरी नीचे सहेलियां आ गई हैं, जल्दी से जाओ और सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। अगर जरा भी देरी हुई तो तुम जानती हो ना फिर। हाँ जेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं समय पर चाय नाश्ता बनाकर आपकी सहेलियों को दे दूंगी। श्रेया तुरंत रसोई में जाती है और निकिता की सभी सहेलियों के लिए चाय नाश्ता बना ले आती है, जिसके बाद वो टेबल पर जाकर सभी को चाय नाश्ता दे देती है। तभी निकिता की सहेलियों में से एक उससे कहती है, निकिता, ये औरत कौन है? इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा तुम्हारी फैमिली फोटोज में। अरे देखोगी भी कैसे, ये हमारे घर का हिस्सा थोड़ी है, ये तो इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। ये सुनते ही बेचारी श्रेया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नाश्ता छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों होता है? मैं इस घर की छोटी बहू हूँ और अपनी जेठानी की देवरानी हूँ। वो मुझे सिर्फ एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती हैं। तभी उसकी रोती हुई आवाज सुनते ही मोहित कमरे में आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे श्रेया, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? नहीं जी, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये तो मेरी गरीबी की चोट की मार है जो हर रोज मेरे ऊपर भारी पड़ती है। काश मैं गरीब ना होती, अपनी जेठानी की तरह थोड़ा अमीर होती, कम से कम मुझे इतने ताने तो नहीं सुनने पड़ते। अपने आंसू पोंछो और मुझे बताओ, तुम्हें किसने क्या कहा है? श्रेया से बर्दाश्त नहीं हो पाता, जिसके चक्कर में वो अपने पति मोहित को अपने साथ हुई सभी घटनाओं के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर मोहित को बहुत पछतावा होता है और वो अपनी पत्नी श्रेया से माफी मांगता है। अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है श्रेया, इसमें सारी गलती मेरी है। हमारी शादी के बाद मुझे प्रमोशन मिल रहा था, लेकिन मैंने परिवार के चक्कर में नहीं लिया, जिसके चलते मुझे वहां से निकाल दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी लव मैरिज से इस घर में कोई भी खुश नहीं होगा, लेकिन अब समझ में आ गया है। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मोहित ऐसा कहकर श्रेया को भरोसा दिलाता है, लेकिन कई दिन तक भी वो कुछ नहीं कर पाता और दिन रात अमृता और निकिता दोनों श्रेया के ऊपर अत्याचार पर अत्याचार करते रहते हैं। एक दिन मोहित जॉब के लिए यहाँ से वहां धक्के खाकर वापस घर की तरफ लौटने लगता है। हे भगवान, कहीं से भी जॉब नहीं मिली, अब मैं अपनी पत्नी को कैसे कमा कर खिलाऊंगा? ऊपर से मेरी माँ और मेरी भाभी मेरी पत्नी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करती हैं। उस बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आदमी स्पीकर में चिल्लाते हुए नजर आता है, आओ आओ 10 रुपए से शुरू करो और लाखों रुपए जीत कर जाओ। आओ 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 10 रुपए से शुरू करो और लाखों रुपए जीत कर ले जाओ। आओ आओ। अरे ऐसा यहाँ पर क्या है जो 10 रुपए से इंसान लाखों रुपए जीत कर ले जा सकता है? वैसे मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। मोहित जब वहां जाता है तो वहां सभी लोग जुआ खेल रहे होते हैं। वो छोटी सी रकम से कई सारा पैसा जीतकर चले जाते हैं। ये देखकर मोहित के मन में भी लालच आ जाता है और वो 10 रुपए की गेम खेलकर कई हजार रुपए जीत जाता है। ये सब देखकर मोहित के मन में और लालच आता है। देखते ही देखते वो 10 रुपए से लाखों रुपए जीत लेता है, जिसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। इतना सारा पैसा, अरे अब तो मैं खुद का एक बिजनेस खोल सकता हूँ और खूब पैसा कमा सकता हूँ। अरे वाह! ऐसा सोचकर मोहित चुपचाप से वो सारा पैसा एक बैग में भरकर अपने घर ले आता है और अगले ही दिन अपना एक बड़ा सा बिजनेस खोलता है। कुछ ही दिनों में उसे अच्छा खासा प्रॉफिट भी शुरू हो जाता है। देखते ही देखते उसकी गरीबी खत्म हो जाती है और अब जहां श्रेया बहुत ज्यादा गरीब थी, वो अब अपने पति की वजह से बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ निकिता के पति को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और उसका सब कुछ चला जाता है। माँ जी, कैलाश जी को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैंने आपको कई बार पैसे दिए थे, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि कैलाश जी अपने नए बिजनेस की नई शुरुआत कर सकें।
अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मेरे पास कोई पैसे नहीं है और तुमने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, चली जाओ यहाँ से। निकिता को जितना पैसों पर घमंड था उस दिन उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। वहीं अमृता अपनी छोटी बहू श्रेया को मस्का लगाने जाती है, लेकिन श्रेया भी उसकी बहुत बेइज्जती करती है। मुझे पता ही था कि आप तो आओगे ही। बताओ अब आपको मुझसे क्या चाहिए? मेरे पास बहुत सारा पैसा है। श्रेया का ऐसा रवैया देखकर अमृता को भी अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर उन दोनों से ही माफी मांगती है। वहीं निकिता भी श्रेया से माफी मांगती है, जिसके चलते उन दोनों के रिश्ते ठीक हो जाते हैं और अब वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।